हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक है वेंटुरी ट्यूब। मींस वेंटुरी ट्यूब क्या है ये हम पढ़ेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग की, कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वेंटुरी ट्यूब होती क्या है। तो वेंटुरी ट्यूब बेसिकली एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बच्चों किस लिए किया जाता है? टू मेजर द फ्लो ऑफ ए लिक्विड इन ए ट्यूब। टू मेजर the flow of a liquid in a ट्यूब। तो ये एक डिवाइस है जिससे हम किसी भी लिक्विड में, किसी भी मतलब ट्यूब में लिक्विड के फ्लो को मेजर कर सकते हैं कि लिक्विड कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। यानी कि हम यहां पे क्या निकालते हैं? लिक्विड की स्पीड निकालते हैं वेंटुरी ट्यूब के थ्रू। तो डेफिनेशन आई थिंक सबको क्लियर हो गई। अब कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भैया इसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे जो है वर्क करती है वेंटुरी ट्यूब। तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है भाई? ये वर्क करती है दो प्रिंसिपल्स पे। एक तो है आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है तो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बर्नौली थ्योरम। बेसिकली ये बर्नौली थ्योरम की ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है आपके पास? बर्नौली थ्योरम। तो ये दो प्रिंसिपल हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों वेंटुरी ट्यूब को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं वेंटुरी ट्यूब की स्ट्रक्चर की, कि क्या कुछ इसके अंदर होता है। तो डायग्राम आपके सामने है खूबसूरत सा वेंटुरी ट्यूब का। तो आप देख सकते हो ये डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ वेंटुरी ट्यूब। और इस ट्यूब में आप देख सकते हो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है ट्यूब का, बीच में एकदम से कंस्ट्रक्शन आ रही है, या आप कह सकते हो कि एक नेक टाइप बन रहा है जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ठीक है ना। जहां पे क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। यहां एरिया ज्यादा है और यहां पे आप देख सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो इसी चीज को, ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो बिल्कुल बेसिक से इसकी स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो इसमें दो तरह के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक ये वाला एरिया जो ज्यादा है और एक ये नेक जहां पे एरिया कम है। इसके अलावा इसमें ज्यादा एरिया वाली साइड पे भी एक ट्यूब लगी हुई है, आप देख सकते हो। ऐसी एक ट्यूब यहां भरी हुई है और इन ट्यूब्स में क्या फ्लो कर रहा है? मतलब इन ट्यूब्स में भी क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड, यहां भी और यहां भी। लेकिन आप देख सकते हो लिक्विड्स की हाइट्स में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों ट्यूब्स में। इस ट्यूब में लिक्विड ज्यादा ऊपर तक भरा हुआ है और इसमें लिक्विड कम ऊपर तक भरा हुआ है। और इन दोनों में लिक्विड्स के जो लेवल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमने माना है कितना है? h। तो ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई कि क्या स्ट्रक्चर होती है। अभी मैंने आपको सिर्फ क्या समझाई? इसकी स्ट्रक्चर समझाई वेंटुरी ट्यूब की, कि सिंपल सी स्ट्रक्चर है जी। एक सिंपल पाइप है, बीच में थोड़ा सा वो तंग है, नेक सी बनी हुई है बीच में, एक नेक के ऊपर ट्यूब बन रही है और एक ट्यूब कहां बन रही है? जो ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला हिस्सा है इसका। अब देखते हैं इसकी वर्किंग और हम साथ में वेलोसिटी का फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, कि जो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है लिक्विड की, कितनी वेलोसिटी से लिक्विड इसमें क्रॉस हो रहा है, वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, तो यह है आपकी वेंटुरी ट्यूब। यहां आप देख सकते हो लिक्विड जो है इस एंड पे कितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है? v1। कितनी वेलोसिटी से? v1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका a1। यहां पे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और वेलोसिटी लिक्विड की ज्यादा हो गई है, कितनी? v2। क्योंकि आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब का कम हो जाए तो वहां वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यहां पे जो v2 वेलोसिटी है, ये सिंपल सी बात है भाई, पक्का ग्रेटर देन होगी v1, ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाऊं यहां पे, तो मुझे क्या मिलता है? तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो सबने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इनटू स्पीड ऑफ द लिक्विड इक्वल होती है किसी भी पॉइंट पे। जैसे इस पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, स्पीड v1 है, तो a1 v1 इक्वल होगा। इस पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है जी? a2। और स्पीड कितनी है लिक्विड की? v2। तो ये हमें क्या मिलने वाले हैं? हमेशा इक्वल मिलने वाले हैं। मतलब a1 v1 इक्वल होगा किसके? a2 v2 के इक्वल होगा। अब यहां से हमारे पास आ जाता है थोड़ा सा रीअरेंज, जब इक्वेशन को करते हैं a1 बाय a2
इक्वल टू V2 बाय V1। तो इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, V1 इधर चला गया और A2 इधर आ गया, तो ये इक्वेशन 1 हमने मान ली, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हमें मिली। अब ये इक्वेशन आगे यूज होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब अगर मैं इस ट्यूब में क्या लगाऊं, बर्नौली थ्योरम लगाऊं। क्या लगाऊं, बर्नौली थ्योरम। तो यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल और वी कैन से दैट बर्नौली थ्योरम। तो अगर यहां बर्नौली थ्योरम यूज करें तो बर्नौली थ्योरम सबने पढ़ी है। क्या है बेटा बर्नौली थ्योरम, कि किसी भी ट्यूब में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो तीन एनर्जीज हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम हमेशा क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है। ये हमारी बर्नौली थ्योरम है। इस थ्योरम के प्रूफ पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप अगर इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, अगर आपको बर्नौली थ्योरम अभी नहीं पता, तो आप बर्नौली थ्योरम और साथ में खापरा एकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत अच्छे से बच्चों मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे इस ट्यूब में हम बर्नौली थ्योरम यूज करेंगे। फर्दर जब हम बर्नौली थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ एक चीज देखने की है कि हमारा जो ये वाला हिस्सा है ट्यूब का और ये वाला जो हिस्सा है, दोनों ही सेम लेवल पे हैं। ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि ये दोनों कौन से लेवल पे हैं, हमारे ग्राउंड लेवल पे। और ग्राउंड लेवल पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो मैं यहाँ दोनों के केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 लेके चलूंगा। हमने माना कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है। क्या है ये हमारा ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल है तो भाई पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे भी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे भी 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो डिपेंड करती है हाइट पे कि ग्राउंड से कितना ऊपर है कोई ट्यूब। अब ये दोनों ट्यूब्स जो है सेम लेवल पे हैं और हमने मान लिया ग्राउंड लेवल पे हैं, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जीज में क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे अभी फिलहाल 0 लिख सकता हूं। तो अब बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। अब हमने माना कि जो हमारा ये लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला पोर्शन है, यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है फ्लूइड का, लिक्विड का, P1, और यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है भाई, P2। तो अगर मैं पहले इस वाले एंड पे बर्नौली थ्योरम लगाऊं तो मेरे पास बनता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सिंपली प्रेशर के इक्वल होती है, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है भाई, हाफ रो V स्क्वायर। V कितना है, V1। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, के जो हम लिक्विड यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम मान के चल रहे हैं ग्राउंड लेवल पे है हमारी ट्यूब, तो 0 इक्वल टू। अब दूसरे एंड पे देखो, दूसरे एंड पे अगर मैं लगाता हूं बर्नौली थ्योरम तो क्या बनता है, प्रेशर कितना है दूसरे एंड पे, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P2, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी, हाफ रो V2 स्क्वायर, प्लस प्रेशर एनर्जी आपकी 0। तो यहां से बच्चों अब यहां एक चीज और देखने की है कि यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम प्रेशर कम होगा। हम देख सकते हैं V2 इज ग्रेटर देन V1, लेकिन जो हमारा P2 होगा इट विल बी लेस देन P1। ये हमने सारी चीजें डिस्कस की हुई है बर्नौली थ्योरम में, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर एनर्जी घटेगी ना, तो वो चीज। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके किसी भी तरीके से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हम कैलकुलेट करेंगे P1 माइनस P2, ये कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम है, तो इसलिए P1 प्रेशर ज्यादा है, तो P1 माइनस P2 यहाँ पे जो है हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए, तो इस P2 को मैं इधर ले आता हूं और इस टर्म को इधर ले जाता हूं, तो हमारे पास रीअरेंज करके बन जाता है P1 माइनस P2, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, हाफ रो V1 स्क्वायर। तो हमारे पास यहां से बच्चों आ जाता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड्स P1 माइनस P2
इज इक्वल टू हाफ, यहां पे रो और अंदर बचेगा आपके पास v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है जी, क्लियर है यहां तक का कंसेप्ट? तो इसको मान लेते हैं बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेते हैं इसको? इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं जी। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आप देख सकते हो वेंट्यूरी ट्यूब में हमने यहाँ पे 2 लिक्विड कॉलम्स लगाए हुए हैं, 2 ट्यूब्स लगाई हुई है ना, वर्टिकल ट्यूब्स। 2 ये वर्टिकल ट्यूब्स आपको दिख रही हैं, ये वाली ट्यूब और ये वाली ट्यूब। अब इन ट्यूब्स में जो फ्लूइड है उसका जो लेवल है वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। अब इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो P1 है, यहाँ पे प्रेशर है P2, और मैंने अभी अभी आपको बताया P1 प्रेशर ज्यादा है, तो इस केस में जो फ्लूइड होगा वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा, और इसमें क्योंकि प्रेशर कम है तो फ्लूइड ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। और आपने पढ़ा है कि किसी भी लिक्विड कॉलम में जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है उसकी हाइट पे। तो यहां से आप देख सकते हो कि इस कॉलम और इस कॉलम में लिक्विड के लेवल्स का जो डिफरेंस है वो हमारा है h। तो क्या मैं प्रेशर डिफरेंस यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं? कर सकता हूं ना कैलकुलेट। कैसे? क्योंकि इसमें यहां तक लिक्विड गया और इसमें यहां तक लिक्विड गया, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस रह गया वो h हाइट का रह गया। तो मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2, क्या मैं उसको ये लिख सकता हूं h? h इज द difference between the levels of free surfaces of liquid in these 2 columns. Rho is the density of the fluid and g is the acceleration due to gravity. तो h rho g हमने पढ़ा है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 लिक्विड कॉलम्स क्या होगा? h rho g, है ना, ये हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो इसको h rho g हम लिख सकते हैं। ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 2 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 भी P1 माइनस P2 को रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन 3 भी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए भाई। तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, तो इक्वेशन 2 और 3 से हमारे पास आ जाएगा P1 माइनस P2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? h रो g आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा यहाँ से फिर h रो g इज इक्वल टू हाफ रो, ठीक है, हाफ रो, और अंदर बचेगा v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर। अब रो से रो कैंसल, तो और ये 2 इधर चला गया, 2 इधर जाएगा तो बनेगा 2hg इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास बचा v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर। अब सपोज मैं किसका एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूं? v1 का, कि कितनी वेलोसिटी से लिक्विड जो है इस ट्यूब में एंटर कर रहा है। तो ये v1 स्पीड में निकालना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मुझे v2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो v2 को कैसे एलिमिनेट करूंगा? मैं लिखूंगा 2hg इज इक्वल टू, इसमें से सारे में से मैं v1 स्केयर कॉमन निकाल लेता हूं। तो v1 स्केयर जब कॉमन निकाल लूंगा तो इधर बचेगा v2 स्केयर अपॉन v1 स्केयर, माइनस v1 स्केयर यहां बाहर आ चुका है तो यहां 1। सिंपल, मैंने v1 स्केयर को बाहर कॉमन निकाला। ठीक है जी, अब ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। अब आते हैं थोड़ा सा वापस फर्स्ट इक्वेशन पे, तो वापस चलते हैं थोड़ा सा इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, यहां पे क्या है? a1 बाय a2 इक्वल आ रहा है v2 बाय v1। तो मैं v2 बाय v1 को a1 बाय a2 पुट कर सकता हूं। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो, हमें पता है v2 बाय v1, ये देखो हमने इक्वेशन 1 में बताया था ना v2 बाय v1 किसके इक्वल है? a1 बाय a2। तो v2 बाय v1 किसके इक्वल है? a1 बाय a2। तो v2 स्केयर बाय v1 स्केयर किसके इक्वल होएगा? a1 स्केयर बाय a2 स्केयर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे भाई। जब यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा 2hg इज इक्वल टू v1 स्केयर इंटू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a1 स्केयर अपॉन a2 स्केयर माइनस 1। ठीक है जी, तो यहां से अब हम v1 स्केयर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, बन जाता है 2hg इज इक्वल टू v1 स्केयर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, a2 स्केयर का एलसीएम आ जाएगा नीचे, यहाँ बनेगा ये a1 स्केयर माइनस a2 स्केयर। तो यहां से अब ये पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो हमारे पास बनेगा यहां से फिर v1 स्केयर इज इक्वल टू 2hg अपॉन, ये पूरी टर्म इधर डिवाइड में चली जाएगी, तो अपॉन में क्या आएगा? ये a1 स्केयर माइनस a2 स्केयर अपॉन a2 स्केयर।
ठीक है जी, ये आएगा। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं तो v1 स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 2hg इंटू a2 स्क्वायर, ये a2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या आएगा आपके पास a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो ये तो v1 स्क्वायर आया ना, तो यहां से फिर आपका v1 कितना आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनता है, अंडर रूट बनता है। क्या बनता है, अंडर रूट। तो v1 बनेगा अंडर द रूट ऑफ 2hg इंटू a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। So this is the final expression. This is the final expression for the velocity of the fluid in the given tube. तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। हम इजीली जो है वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें h पता होगा एक्सपेरिमेंटली, देखो ये h हमें पता होगा, g हम सबको पता है वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, a2 और a1 भी हमें पता है ना। जो हमारी वेंटूरी ट्यूब है उसमें हम a1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं और a2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज जब यहाँ रखी जाती हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है बेटा फ्लूइड की। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। नए हो तो भाई सब्सक्राइब फॉर मोर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दें, कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।